वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम पैराग्राफ नंबर 5.2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्या लिखा है देखते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्शन में वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स ए चार्ज ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रिक करंट क्या जाहिर करता है? चार्ज के ट्रांसफ़र को जाहिर करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट और कुछ नहीं बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है। जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है चार्ज, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ए चार्ज ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स थ्रू सब्सटेंसेस कॉल्ड कंडक्टर्स। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू चार्ज का ट्रांसफ़र होता है या जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उन सारे सब्सटेंसेस को हम इन जनरल में क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है, चार्ज ट्रांसफ़र होता है, या जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर के दो टाइप है, विच गिव्स राइज टू टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब कंडक्टर के दो टाइप है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है, जो फ्लो होता है, वो भी दो टाइप का होता है। तो पहला जो कंडक्शन है बच्चों, वो है मेटेलिक कंडक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी ये मेटल के ज़रिए फ्लो हो रही है, मेटल के ज़रिए पास हो रही है। चलिए इसमें क्या लिखा है देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू मेटल्स involves a direct flow of electrons from one point to the other। तो हम जिसको चार्ज बोल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्ट फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। सपोज ये एक वायर है, मेटालिक वायर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये पॉइंट की शक्ल में इसको बता रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से फ्लो हो रहा है, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से फ्लो होकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को बदलते रहता है। इसी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इस फ्लो को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल का जो है ये कहाँ से आया है? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है, देखिए। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स फॉर्म कंडक्शन बैंड। तो बच्चों ये जो मेटल है, मेटल का जो वायर है, तो वहाँ पर मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कंडक्शन बैंड तैयार करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। यानी सपोज यहाँ पर हम एक मेटल कंसीडर करते हैं कॉपर। तो कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव। ये इलेक्ट्रॉन्स की ख़ास बात ये होती है कि ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। दे कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सपोज इस मेटेलिक वायर में कॉपर के बहुत सारे एटम्स हैं, तो एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, ऐसे करते करते बहुत सारे एटम से ये इलेक्ट्रॉन गुजर कर मूव हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। हैंस फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो जब हम यहाँ पर ये वायर के जो दो टर्मिनल्स है, इसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल से कनेक्ट करेंगे, इसी को कहा जा रहा है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तब इस वायर के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन पास होंगे। मेटेलिक कंडक्टर्स आर दस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं बच्चों, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो इनके थ्रू
जो इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, और ये कंडक्टर को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो जितने भी मेटल के वायर्स होते हैं हमारे घर में लगे हुए हैं, वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड टाइप है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट जिम्मेदार होता है कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन्वॉल्व्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस मूव करते हैं बच्चों। सपोज हम एक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं NaCl। तो NaCl से हमको कौन से आयंस मिलेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो आयंस है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आयंस जो है मूव करते हैं और इनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मूवमेंट ऑफ आयंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आयंस किधर मूव करेंगे। ये Na पॉजिटिव किधर जाएगा बच्चों, ये कैटायन है, तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि ये कैटायन है। और Cl नेगेटिव ये एनायन है, इसलिए ये एनोड की तरफ जाएगा। आपको पता है कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसी को मूवमेंट कहा गया है, मूवमेंट ऑफ आयंस। In this type of conduction, the charge transfer occurs in the form of movement of ions through molten electrolytes or the aqueous solution of electrolyte। बच्चों यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि यहाँ पर आयंस का जो मूवमेंट हो रहा है, आयंस का मूवमेंट कब पॉसिबल है, जब आयंस इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी हालत में रहेंगे, मोल्टन स्टेट में रहेंगे। यानी इलेक्ट्रोलाइट हमको कैसा रहना चाहिए, मोल्टन रहना चाहिए। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ रहना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रोलाइट का वाटर में तैयार किया हुआ सॉल्यूशन रहना चाहिए, यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन रहना चाहिए। उसी वक्त आयंस की मूवमेंट पॉसिबल है। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। सब्सटेंसेस सच एज आयोनिक सॉल्ट्स, जितनी भी आयोनिक सॉल्ट्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताया हूँ, NaCl, KCl, उसके बाद Na2SO4, CuSO4, ये सारे आयोनिक सॉल्ट्स हैं। ZnCl2, ये जितने भी सॉल्ट्स हैं ये सब आयोनिक सॉल्ट्स हैं। तो इनकी बात कही गई, सब्सटेंसेस सच एज आयोनिक सॉल्ट्स। उसके बाद क्या कहा गया, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और जितने भी वीक एसिड्स हैं, उसके बाद कहा गया एंड बेसेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेसेस और वीक बेसेस, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ऑल आयोनिक सॉल्ट्स, उसके बाद ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑल स्ट्रॉन्ग बेसेस, ऑल वीक एसिड्स एंड ऑल वीक बेसिस, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। यानी कि इनके अंदर मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है, आयंस की मूवमेंट होती है, और आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, चार्ज ट्रांसफर होता है। दीज डिसोसिएट इनटू आयंस, ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, इनका सबका डिसोसिएशन होता है, काय में होता है, आयंस में। यानी ये आयंस की शक्ल में सेपरेट होते हैं। कब सेपरेट होते हैं आयंस की शक्ल में, व्हेन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर ये पोलर सॉल्वेंट है। तो आयोनिक सॉलिड्स डिसोसिएट इनटू आयंस इन मोल्टन स्टेट एज वेल। तो यहाँ पर एक बात बताई गई जो सिर्फ आयोनिक सॉलिड्स के लिए कही गई, आयोनिक सॉल्ट्स के लिए, कि ये मोल्टन स्टेट में भी डिसोसिएट हो सकते हैं। तो देखिए एसिड और बेस ये मोल्टन स्टेट में डिसोसिएट नहीं होंगे, लेकिन जितने भी सॉल्ट हैं वो मोल्टन स्टेट में डिसोसिएट होंगे।
ये डिफरेंस है एसिड बेस और सॉल्ट के बीच। आगे क्या लिखा है देखिए, कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मैटर किसे कहा गया है, ट्रांसफर ऑफ आयंस को ट्रांसफर ऑफ मैटर कहा गया। आपको पता है कि आयंस भी मैटर है, इसलिए आयंस को मैटर कहा गया। ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर। इट मीन्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज accompanied by a chemical change। बच्चों, जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की मूवमेंट होगी, कहाँ पर मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उस समय क्या होगा कि जब मूवमेंट होगी तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल चेंज आएगा। और केमिकल चेंज जो है ये कैसा चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है, ये टेम्पररी चेंज नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। The conducting and non-conducting nature of solutions can be identified by measurement of their conductivity। तो हम किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं, और उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेज़र करने के बाद हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि कौन से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कौन से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कम है, या कौन सा सॉल्यूशन जो है ये नॉन कंडक्टर है। सुक्रोज एंड यूरिया डू नॉट डिसोसिएट इन देयर एक्वेस सॉल्यूशन। जब आप सुक्रोज यानी कि हमारी जो शक्कर है, इस शुगर जिसे कहा जाता है, इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे या जब आप यूरिया को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उनका आयंस में सेपरेशन नहीं होता है, उनका आयोनाइजेशन नहीं होता है या उनका डिसोसिएशन नहीं होता है। इसलिए उस सॉल्यूशन में आयंस मौजूद नहीं होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जब आयंस ही मौजूद नहीं रहेंगे तो आयंस का ट्रांसफ़र या आयंस का मूवमेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब आयंस का मूवमेंट नहीं होगा तो फिर यहाँ पर करंट पास नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि डू नॉट डिसोसिएट इन देयर एक्विस सॉल्यूशन। द कंडक्टिविटीज ऑफ these solutions are nearly the same as that of water। तो इनकी कंडक्टिविटी ये वाटर के इक्वल ही है। वाटर की कंडक्टिविटी आपको पता है कि बहुत ही कम होती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सब्सटेंसेस है जिनकी कंडक्टिविटी इक्वल टू वाटर होती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी जो है ये बहुत कम यानी कि इक्वल टू वाटर होती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऑन द अदर हैंड सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला KCl, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला NaOH, HCl dissociate, HCl in hydrochloric acid, dissociate in their aqueous solutions। The conductivities of their aqueous solutions are higher than that of water। इनकी कंडक्टिविटी ये वाटर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। These are called electrolytes। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाई और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, electrolytes are classified into strong and weak electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम है या ज़्यादा है, इस बिना पर इलेक्ट्रोलाइट्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और नंबर 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है, देखिए, द सब्सटेंसेस सच एज आयोनिक सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स or strong bases are almost completely dissociated in aqueous solution। तो
जितने भी आयोनिक सॉल्ट्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, इनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इनका डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है, यानी ये कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब आयंस कंप्लीट मिलते हैं, 100% इनसे आयंस मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मकदार में फ्लो होगी, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दीज are strong electrolytes. The solutions of strong electrolytes exhibit high conductivity. जाहिर सी बात है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। The weak acids and weak bases are weak electrolytes. They dissociate to a very small extent in aqueous solution. ये बहुत कम मिकदार में इनका डिसोसिएशन होता है। कहाँ पर? एक्वेस सॉल्यूशन में। एक्वेस सॉल्यूशन यानी पानी में तैयार किया हुआ सॉल्यूशन। एंड शो लोअर कंडक्टिविटीज देन दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है? कम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। और कंडक्टर्स के दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर यानी जितने भी मेटल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।